आज भौतिक विज्ञान अंशांश पेपर की दूसरी सीरीज शुरू करते हैं। सेट 2 है और 346 BT सेट का नाम है। फिजिक्स का ये अंशांश है। इसी सीरीज में आगे के अंशांश आते रहेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन दिया गया है 1/1/म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट का मात्रक होता है। तो C बराबर होता है 1/√के अंदर म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट, स्क्वायर कर दीजिए दोनों साइड तो हो जाएगा C² इक्वल्स टू 1/म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। वैल्यू हमको इतने की ही चाहिए तो ये हो जाएगा C²। अब C क्या होती है? प्रकाश की चाल होती है। चाल का मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड। मीटर पर सेकंड स्क्वायर लगा है तो स्क्वायर ऊपर लगा देते हैं तो हो जाएगा मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, ये पहला ऑब्जेक्टिव था इसमें जो वो सही है। पहला वाला इसका पहला ऑप्शन सही था, ये टिक सही था। अब आते हैं दूसरे वाले पर। दूसरा दिया गया है समीकरण E बराबर PC, जहाँ E, P तथा C क्रमशः ऊर्जा, संवेग, प्रकाश की चाल को प्रदर्शित करते हैं, लागू होता है। 4 ऑप्शन दे रखे हैं आपको। इलेक्ट्रॉन एवं फोटान के लिए पहला ऑप्शन ये दिया है, दूसरा फोटान के लिए परंतु इलेक्ट्रॉन के लिए नहीं, तीसरा ऑप्शन दिया है इलेक्ट्रॉन के लिए परंतु फोटान के लिए नहीं, और ना इलेक्ट्रॉन के लिए और ना ही फोटान के लिए। अगला ऑप्शन ये दे रखा है। अब देखते हैं होगा ऑप्शन कम। जैसे E दिया है, PC दिया है, E=PC, तो C यहाँ पर क्या है? प्रकाश की चाल। तो इलेक्ट्रॉन प्रकाश की चाल से चलता नहीं। प्रकाश की चाल से कौन चलता है? केवल फोटान चलता है। जब ये फोटान चलता है, केवल फोटान चलता है तो ये फोटान के लिए होगा परंतु इलेक्ट्रॉन के लिए नहीं होगा जाकर। ठीक, ये हो। अगले क्वेश्चंस पर आते हैं। पहले का गा दिया है, जैसे ही एक धातु एवं अर्धचालक के ताप में वृद्धि की जाती है, धातु के और अर्धचालक के ताप में वृद्धि की जाती है तो क्या होता है? 4 ऑप्शन दे रखे हैं। उस ऑप्शन में होगा धातु की चालकता घट जाती है। धातु की चालकता घट जाती है। जो धातु के साथ होता है वही सेमीकंडक्टर या अर्धचालक के विपरीत होता है। यानी इसकी अगर धातु की चालकता घटती है तो अर्धचालक की चालकता बढ़ जाती है। ये ध्यान रखें ताप वृद्धि पर। आगे आते हैं। दर्शाए गए चित्र में A एवं V के बीच तुल्य प्रतिरोध है। A और V के बीच क्या बताना है? तुल्य प्रतिरोध बताना है। अब सर्किट आपको दिया गया है AV, यहाँ 10 ओम का प्रतिरोध लगा, यहाँ भी 10 ओम का प्रतिरोध लगा। ये एक डायोड है। क्या है? ये एक डायोड लगा हुआ है। डायोड लगा हुआ है। अब जहाँ पर डायोड लगा होता है तो डायोड में धारा तो प्रवाहित होती नहीं। जब डायोड में धारा प्रवाहित नहीं होगी तो इस 10 ओम वाले में धारा प्रवाहित नहीं होगी जाकर। यानी केवल धारा प्रवाहित किस में होगी? नीचे वाला जो 10 ओम दिया गया। हमसे पूछा गया A और V के बीच तुल्य प्रतिरोध होगा। जब इसमें धारा नहीं होगी तो प्रतिरोध का कोई मतलब है नहीं। तो A और V के बीच केवल 10 ओम वाला प्रतिरोध होगा। वही लिखा हुआ है। PN जंक्शन डायोड में धारा प्रवाहित नहीं होती है, इसलिए डायोड वाले प्रतिरोध में कोई धारा प्रवाहित नहीं होगी। अतः AB के मध्य तुल्य प्रतिरोध कितना होगा? 10 ओम होगा। ठीक, आते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 1 का डा। ये आउट ऑफ सिलेबस दिया गया है क्योंकि इस बार का जो यूपी बोर्ड का सिलेबस है उसमें इस क्वेश्चन को हटा दिया गया, मतलब इस टॉपिक को हटा दिया गया। अब आते हैं पहले के 4 में। अमीटर का नेट प्रतिरोध कम होना चाहिए जिससे ये मापी जाने वाली धारा में प्रेक्षणीय परिवर्तन नहीं करता है। देखिए, अमीटर का काम केवल धारा मापना है, धारा के मान में परिवर्तन नहीं करना। तो जैसे जैसे प्रतिरोध बढ़ाते जाते हैं धारा घटती जाएगी, इन धारा के मान में परिवर्तन होगा। अब ये काम अमीटर का है नहीं। काम क्या है? धारा मापना। तो ऐसा करें कि कम से कम प्रतिरोध रहे। जब कम से कम प्रतिरोध रहे तो परिवर्तन कम से कम होगा या नहीं के बराबर होगा। तो इसका ये वाला ऑप्शन सही है जाकर। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर। हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन की कक्षीय गति का न्यूनतम कोणीय संवेग लिखिए। अब न्यूनतम कोणीय संवेग कितना होता है? h/2 पाई होता है। h/2 पाई होता है।
न्यूनतम संवेग, क्योंकि क्या होता है एन एच अपान में 2 पाई और एन बराबर रखा जाता है 1 रखा जाता है, क्योंकि न्यूनतम चाहिए, पहली कक्षा की बात हो रही, तो एच अपान में 2 पाई हो जाएगा। अगला दिया गया लेंस के प्रकाशिक केंद्र को परिभाषित कीजिए। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये बहुत क्वेश्चन आता है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अब बात करते हैं लेंस के प्रकाशिक केंद्र के बारे में। यदि लेंस से अपवर्तित होकर बाहर निकलने पर निर्गत किरण आपतित किरण के समांतर हो, यानी जो किरण आई थी, जैसे ये मान लीजिए लेंस है, ये लेंस है, यहाँ पे मान लीजिए इस तरह की किरण आपतित हुई, तो ऐसे ही निर्गत होनी चाहिए, भले ही अंदर कैसे भी चले जाकर। तो यदि लेंस से अपवर्तित होकर बाहर निकलने पर निर्गत किरण आपतित किरण के समांतर हो, तो अपवर्तित किरण लेंस के मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर काटती है उसे लेंस का प्रकाशिक केंद्र कहते हैं। यानी ये क्या है, आपतित किरण, ये है निर्गत किरण, एक दूसरे के समांतर होनी चाहिए। तो जो अपवर्तित किरण होगा, वर्तित कौन सी, ये बीच से जो होकर जा रही, ये बीच से होकर जा रही, ये मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर काटेगी उसको ही हम लिख देंगे प्रकाशिक केंद्र सी जाकर। ध्यान रहेगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 2 का ग क्वेश्चन दिया गया, C612 की अपेक्षा C614 में कितने प्रोटॉनों एवं न्यूट्रॉनों की अधिकता होती है। तो C612 में प्रोटॉन देख लेते हैं। देखिए प्रोटॉन परमाणु क्रमांक के बराबर होते हैं प्रोटॉन, तो परमाणु क्रमांक कितना दिया, 6 हो जाएंगे प्रोटॉन जाकर। अब न्यूट्रॉन की संख्या में क्या करते हैं, जो ऊपर परमाणु भार दिया गया है, नीचे ऊपर द्रव्यमान संख्या दी गई है और नीचे क्या दिया गया, ऊपर द्रव्यमान संख्या दी गई, नीचे क्या है परमाणु क्रमांक। तो द्रव्यमान संख्या में से परमाणु क्रमांक घटा दीजिए, जो आएगा वही न्यूट्रॉनों की संख्या होगी। अगर इससे भी ना समझ में आए तो ए बराबर होना है, ए बराबर एन प्लस बी। ए कितना दिया गया 12, यानी द्रव्यमान संख्या, ये न्यूट्रॉनों की संख्या निकालनी है, प्रोटॉन कितने 6, तो एन बराबर 12 में से 6 जाएंगे, कितना बचेगा 6 बचेगा जाकर। इसी हिसाब से आते हैं C614 में। अब देखिए परमाणु क्रमांक कितना है 6, तो प्रोटॉन संख्या 6 होगी। अब 14 में से 6 को माइनस कर दीजिए, बचेगा 8, तो जो माइनस करने के बाद आता वो होती है न्यूट्रॉनों की संख्या होगी जाकर। ठीक, अब देख लेते हैं C614 में प्रोटॉनों की संख्या तो समान है, यहाँ भी 6 यहाँ भी, लेकिन C614 में जो न्यूट्रॉन है वो C612 से 2 अधिक हैं, यानी वहाँ पर 6 थे, यहाँ कितने हैं 8 हैं जाकर। ये ध्यान रखेंगे, यही दिया गया है। प्रोटॉनों की संख्या तो समान है, लेकिन C614 में C612 से 2 न्यूट्रॉन अधिक हैं। कितने न्यूट्रॉन अधिक हैं, 2 न्यूट्रॉन अधिक हैं। आगे दिया गया एक AMU एटॉमिक मास यूनिट द्रव्यमान क्षति से कितनी ऊर्जा निकलती है, तो 931 MeV, यानी 931 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। याद कर लीजिए, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। चलिए अगला दिया गया है वैद्युत क्षेत्र E वेक्टर में दिया गया है 3I+ में 4J न्यूटन प्रति कूलम। एक तल के पृष्ठ क्षेत्रफल A बराबर 10I मीटर स्क्वायर से गुजरता है। इसका वैद्युत फ्लक्स ज्ञात कीजिए। अब वैद्युत फ्लक्स फाई बराबर क्या होता है, E वेक्टर डॉट में A वेक्टर, यानी E और A का क्या होता है डॉट मल्टीप्लाई या स्केलर गुणनफल होता है। तो वही आगे किया गया है। E बराबर दिया है 3I+ में 4J, A वेक्टर बराबर दिया है 10I के। वेक्टर इसलिए लगा दिया क्योंकि यहाँ दिशा दी गई। IJ जब भी क्वेश्चन में दिए जाएं समझिए सदिश राशि है, IJ किस दिशा होती है, I होती है x अक्ष में, J होती है y अक्ष में और K होता है z अक्ष में। तो फाई बराबर वैद्युत फ्लक्स फाई बराबर हो जाएगा E वेक्टर डॉट में A वेक्टर। E का मान कितना है 3I+ में 4J, A का मान कितना दिया है 10I जाकर। अब I से I देखिए I डॉट I इसका मान 1 होता है, I डॉट में J इसका भी मान 0 होता है, I डॉट में K इसका भी मान 0 होता है। देखिए I डॉट I हो जाएगा, इसको 1 लिख दिए और 10 × 30 हो गया है। अब I की गुणा किससे करते हैं, ये हो गया है
जे की गुणा किससे करते हैं आई, तो विपरीत वालों का स्केलर गुणनफल या डॉट प्रोडक्ट 0 होता है। तो जे डॉट में आई कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो केवल आ जाएगा 30 वोल्ट मीटर। अगला क्वेश्चन जो 2 का चा दिया गया है, ये भी इस बार के यूपी बोर्ड के सिलेबस में नहीं है, हटा दिया गया है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का। क्वेश्चन नंबर 3 का दिया गया है He+ यानी हीलियम प्लस आयन Z बराबर 2 की प्रथम उत्तेजित अवस्था की ऊर्जा की गणना कीजिए। प्रथम उत्तेजित अवस्था की ऊर्जा की गणना कीजिए। अब ऊर्जा का सूत्र क्या होता है, En बराबर -13.6 Z² इंटू इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। Z होता है उसका परमाणु क्रमांक, तो परमाणु क्रमांक कितना दे रखा है, 2, तो Z बराबर हम रख लिए हैं 2। अब प्रथम उत्तेजित अवस्था का मतलब इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ जाएगा, तो प्रथम उत्तेजित अवस्था होती है n बराबर 1 से जाएगा n बराबर 2 में। तो प्रथम उत्तेजित अवस्था के लिए क्या होगा, n बराबर 2 होगा जाकर, तो n बराबर 2 रख दिए यहाँ पर। तो E बराबर हो जाएगा -13.6 गुणे में 4 हो जाएगा Z² नीचे n² 4 -13.6 हो जाएगा प्रथम उत्तेजित अवस्था की ऊर्जा। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया, मुक्त इलेक्ट्रॉनों के अनुगमन वेग या अफवाह वेग की परिभाषा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लगभग हर साल पूछा जाता है। तथा अफवाह वेग एवं धारा घनत्व में संबंध लिखिए। तो वैद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में इलेक्ट्रॉनों का औसत वेग अनुगमन वेग या अपवाह वेग कहलाता है। यानी वैद्युत क्षेत्र आगे की तरफ लग रहा है, तो वैद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में इलेक्ट्रॉनों का औसत वेग, जो भी इलेक्ट्रॉनों का औसत वेग रहा हो, वही हमारा क्या कहलाता है, अनुगमन वेग या अपवाह वेग कहलाता है। इसे VD से प्रदर्शित करते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी प्रदर्शित करते हैं। तो VD बराबर होता है I/NEA। VD बराबर होता है I/NEA। I विद्युत धारा, N होती है मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या, E होता है इलेक्ट्रॉनों पर आवेश, A होता है पृष्ठ क्षेत्रफल। अब अपवाह वेग तथा धारा घनत्व में संबंध निकालना है। धारा घनत्व होता क्या है, एकांक क्षेत्रफल से प्रवाहित होने वाली धारा को धारा घनत्व कहते हैं। तो J बराबर होता है I/A समीकरण नंबर 1। और VD का सूत्र हम पढ़ ही चुके हैं, VD बराबर हो जाएगा I/NEA। तो I/A जो इसमें J में बन रहा है इसको अलग कर लीजिए, तो I/A बचेगा क्या, 1/NE। तो VD रहेगा 1/NE, I/A को लिख देते हैं J जाकर, तो NE यहाँ भाग में इधर गुणा में आ जाएगा, तो J बराबर हो जाएगा NE/VD जाकर, NE/VD जाकर। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, बहुत पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन आता है 3 का गा। विद्युत द्विध्रुव की अक्षीय रेखा पर या अक्षीय स्थिति में विद्युत विभव का सूत्र ज्ञात कीजिए। ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अब हम क्या करते हैं, माना एक विद्युत द्विध्रुव है जिसकी लंबाई कितनी है, 2L है, और जिस पर आवेश -Q +Q है, नाम क्या है, AB है। इसके मध्य बिंदु O से r दूरी पर अक्षीय स्थिति में एक बिंदु कौन सा है, P है, जहां पर विद्युत विभव ज्ञात करना है विद्युत द्विध्रुव के कारण। ठीक, ये चित्र रहेगा। आगे बढ़ते हैं। एक थोड़ा सा यहाँ ये देख लेने की बात है, अगर +Q की P से दूरी लेंगे जाके, सुनते रहिए, यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है, R, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी, L है, तो +Q से P तक की दूरी कितनी हो जाएगी, R - L हो जाएगी। अब यही दूरी हम -Q से P तक लेते तो यहाँ से यहाँ तक की, अब देख लेते हैं, -Q से P तक की दूरी कितनी होगी, यहाँ से O से P तक की दूरी दी गई है R, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी A से O तक की दूरी कितनी है, L, तो -Q से P तक की दूरी कितनी हो जाएगी, R + L जाकर। अब आते हैं क्वेश्चन पर आगे। लिखा हुआ है, माना 2L लंबाई का एक विद्युत द्विध्रुव है जो कि +Q और -Q आवेश से मिलकर बना है। किस किस से मिलकर बना है, +Q और -Q आवेश से मिलकर बना है, -Q आवेश से मिलकर बना है।
माध्यम का परावैद्युतांक, माध्यम का परावैद्युतांक कितना है, के है। वैद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु P है जहां वैद्युत विभव ज्ञात करना है। ठीक है, बिंदु P की प्लस Q आवेश से दूरी r माइनस एल व माइनस Q आवेश से दूरी r प्लस एल होगी, चित्र में बताए भी थे। आगे बढ़ते हैं। अतः प्लस Q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत विभव, तो B1 बराबर हो जाएगा 1/4πε0 इंटू में के Q अपान में R होता है। R की जगह क्या है, प्लस Q आवेश के लिए R माइनस एल हो गया, समीकरण नंबर 1 डाल दिया इसे। फिर आता है माइनस Q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत विभव। अब बिंदु P पर किसके कारण निकालते हैं, माइनस Q आवेश के कारण, तो V2 बराबर हो जाएगा 1/4πε0 इंटू के माइनस Q अपान में R प्लस एल। याद ये रखना है, जब भी विभव का सूत्र लगाते हैं तो उसमें आवेश का चिन्ह लिया जाता है, ध्यान रखना है, आवेश का चिन्ह लिया जाता है विभव के लिए। यहाँ लिख भी लेते हैं, विभव के लिए आवेश का चिन्ह लिया जाता है, जबकि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में नहीं लिया जाता। ये विशेष यहाँ पर याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। P बिंदु पर नेट विभव, देखिए विभव एक अदिश राशि है तो दिशा का कोई मतलब है नहीं, जब नेट विभव निकालें तो दोनों को जोड़ देते हैं, तो B1 प्लस B2 हो गया। B1 का मान है 1/4πε0 इंटू के Q अपान में R माइनस एल, और फिर बीच में माइनस कौन सा वाला, ये माइनस Q वाला, माइनस Q माइनस, चलिए यहाँ पर प्लस कर देते हैं, यहाँ पर प्लस कर देते हैं। जब यहाँ प्लस हो जाएगा तो यहाँ पर माइनस भी रहने देते हैं, अगली लाइन में आ जाएगा, तो हो जाएगा 1/4πε0 हो जाएगा, माइनस Q अपान में R प्लस एल हो जाएगा। अब जो कॉमन है उसको कॉमन निकाल देते, तो 1/4πε0 इंटू के Q कॉमन है, तो हो जाएगा 1/R माइनस एल, और यहाँ सामने वाला माइनस कहाँ जाएगा, यहाँ पर, तो हो जाएगा 1/R प्लस एल जाकर। अब इसका लेते हैं एलसीएम जाकर, अब इसका क्या लेते हैं, एलसीएम लेते हैं। जब एलसीएम लेंगे तो आ जाएगा Q अपान में 4πε0 इंटू में के, यहाँ पर ये इधर चला जाएगा, ये इधर चला जाएगा, तो हो जाएगा R प्लस एल माइनस का R, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, प्लस का एल हो जाएगा, नीचे दोनों की मल्टीप्लाई हो जाएगी, R से R कट जाएगा। अब R से R कटने के बाद देखते हैं क्या बच जाता है, बराबर Q अपान में 4πε0 इंटू में के हो जाएगा, ऊपर 2l है, नीचे क्या है R स्क्वायर माइनस का एल स्क्वायर दिया गया, क्योंकि a प्लस बी और a माइनस बी का सूत्र बन रहा था। अब 1/में 4πε0 इंटू में के 2lq, तो 2l ये है, q ये है, तो उसको इस तरह से लिख लिए हैं, नीचे R स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर ही रहने दीजिए। अब 2lq किसके बराबर होता है, P विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के बराबर होता है, यानी P के बराबर होता है, तो B बराबर 1/में 4πε0 इंटू में के मल्टीप्लाई P अपान में R स्क्वायर माइनस का एल स्क्वायर जाकर, माइनस का एल स्क्वायर जाकर। अब लिखते हैं यदि एल का मान R की तुलना में बहुत कम हो, यानी दूरी जो है जहाँ विद्युत क्षेत्र निकलना वो ज़्यादा हो, तथा विद्युत द्विध्रुव की लंबाई जो है 2l वो बहुत कम हो जाकर, तो एल स्क्वायर को उसकी R स्क्वायर की तुलना में छोड़ देते हैं या निगलेक्ट कर देते हैं। जब एल स्क्वायर को छोड़ देंगे, जब एल स्क्वायर को छोड़ देंगे तो बचेगा B बराबर 1/में 4πε0 इंटू में के बराबर मल्टीप्लाई में P अपान में R स्क्वायर हो जाएगा। अब वायु या निर्वात के लिए के का मान कितना होता है, 1 होता है, ध्यान रखेंगे कि परावैद्युतांक है किसी माध्यम का, वायु या निर्वात वाला माध्यम है तो उसके लिए के बराबर 1 होगा, किसी धातु का माध्यम होता उसके लिए के बराबर अनंत हो जाता, तब हो जाएगा V बराबर 1/में 4πε0 मल्टीप्लाई में P अपान में R स्क्वायर। यही
अच्छी स्थिति में विद्युत द्विध्रुव के कारण नेट विभव का सूत्र है। तैयारी एकदम सटीक करनी है कि क्वेश्चन छूट नहीं पाए, और ये भी विशेष देखना है कि क्वेश्चन में क्या लिखना है, किस तरह से लिखना है। अब द्रव्य तरंगें क्या हैं, यानी मैटर वेव्स क्या हैं। डी ब्रॉगली समीकरण भी लिखना है, डी ब्रॉगली आपको समीकरण लिखना है। तो जब कोई द्रव्य का कण, जैसे कौन सा, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन आदि गतिमान होता है, तो उससे एक तरंग संबंधित हो जाती है। इस तरंग को ही हम द्रव्य तरंग कहते हैं। कोई भी द्रव्य का कण या मैटर वेव्स का पार्टिकल या मैटर का पार्टिकल, जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन आदि, जब कोई भी गति करेगा तो उससे एक वेव संबंधित होगी, उससे एक तरंग संबंधित होती। इस तरंग को डी ब्रॉगली तरंग कहते हैं। अब जब तरंग है तो उससे कोई तरंग दैर्ध्य भी होगी, तो उस तरंग दैर्ध्य को हम कहेंगे डी ब्रॉगली तरंग दैर्ध्य कहते हैं। ठीक, आते हैं द्रव्य तरंग की तरंग दैर्ध्य डी ब्रॉगली तरंग दैर्ध्य कहलाती है। ठीक, अब यहाँ का सूत्र निकालना है। डी ब्रॉगली समीकरण कैसे आएगा देखते हैं। ई बराबर होता है एच न्यू, यानी कोई कण है अगर न्यू आवृत्ति से गति कर रहा है, न्यू आवृत्ति है उसकी, गतिमान है, तो ई बराबर क्या होता है, एच न्यू होता है। समीकरण नंबर 1 डालते हैं इसे। अब ई बराबर एम सी स्क्वायर होता है, ये आइंस्टीन का समीकरण है। क्या है, आइंस्टीन का समीकरण। चूंकि दोनों ऊर्जाएं हैं तो दोनों को कर देते हैं बराबर, तो एच न्यू बराबर कितना हो जाएगा, सी स्क्वायर जाकर। अब देखते हैं, न्यू बराबर होता है सी अपान में लैम्डा। न्यू बराबर क्या होता है, सी अपान में लैम्डा। न्यू आवृत्ति है, सी प्रकाश की चाल है, लैम्डा तरंग दैर्ध्य है, तो न्यू बराबर होता है सी अपान में लैम्डा। उठा के वो रख देते हैं तो हो जाएगा एच, यहाँ पर सी अपान में लैम्डा बराबर में हो जाएगा एम सी स्क्वायर, तो सी से सी कट जाएगा, तो क्या बचेगा, एच अपान में लैम्डा बराबर में एम सी। मान किसका चाहिए, तरंग दैर्ध्य का मान चाहिए है, तो लैम्डा का मान निकालते, तो लैम्डा यहाँ जाएगा, लैम्डा बराबर क्या हो जाएगा, एच अपान में एम सी। ये तरंग दैर्ध्य तब है जब द्रव्य का कण सी प्रकाश की चाल से गति कर रहा हो। अगर उसकी गति की चाल कितनी हो, वी हो, तो एच अपान में एम बी हो जाएगा। ठीक, और इसमें आते हैं आगे, पी बराबर होता है एम बी, यानी द्रव्यमान तथा वेग के गुणनफल को क्या कहते हैं, संवेग कहते हैं। अगर संवेग में समीकरण चाहिए है तो एम बी की जगह क्या रख देंगे, पी रख देंगे, तो लैम्डा बराबर हो जाएगा एच अपान में पी। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चन को समझें, तैयारी करें। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, खंड दा दिया गया है, चौथे का पहला पार्ट है। क्रांतिक कोण की परिभाषा, क्रांतिक कोण की परिभाषा दीजिए। किसकी परिभाषा देनी है, क्रांतिक कोण की। और प्रकाशिक तंतु की कार्यविधि का उल्लेख करना है। प्रकाशिक तंतु की कार्यविधि का उल्लेख करना है। अब समझते हैं क्रांतिक कोण किसे कहते हैं। सबसे बड़ी बात तो ये ध्यान रखें, क्रांतिक कोण जब भी बनता है तो प्रकाश किरण हमेशा सघन माध्यम से विरल माध्यम में आती है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखें, कभी कभी 1 नंबर में ही पूछ लिया जाएगा। हमेशा सघन माध्यम से किस में आएगी, विरल माध्यम, क्योंकि उसको बिगड़ना है इसलिए विरल में आएगी सघन से। अब यहाँ है, सघन माध्यम में बना वह आपतन कोण जिसके लिए विरल माध्यम में बना अपवर्तन कोण 90 डिग्री या समकोण होता है। यानी सघन माध्यम में बना वह आपतन कोण जिसके लिए विरल माध्यम में बना अपवर्तन कोण समकोण या 90 डिग्री होता है, क्रांतिक कोण कहलाता है। इसे सी से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं, इसे सी से प्रदर्शित करते हैं। आगे बढ़ते हैं, तो साइन सी बराबर होता है 1/n में एन, ये क्रांतिक कोण का सूत्र होता है। अब इसी में आगे बताना था प्रकाशिक तंतु की कार्यविधि। अब प्रकाशिक तंतु को देखिए, ये एक पाइप होता है, इसमें ए बिंदु पर अविलंब खींचेंगे, यहाँ पर प्रकाश किरण आपतित होती है। अब आपतित ये होती, बाहर तो वायु है और अंदर क्या बड़ा है, 1.7 अपवर्तनांक का माध्यम भरा हुआ, तो अपवर्तनांक यहाँ ज़्यादा है, ये सघन है, ये विरल है, तो विरल से सघन में आएगी तो सट जाएगी अविलंब से, यानी अविलंब के थोड़ा पास आ जाएगी, तो अविलंब के पास आ गई। अंदर इस तरह से इसका अपवर्तन होता रहता है, बाद में देखिए सघन है, ये विरल में जा रही है तो बिगड़ेगी, यानी अविलंब से दूर हट जाएगी जाकर। ठीक,
अंदर वाला माध्यम 1.7 का है, बाहर जो लेप कर देते हैं वो 1.5 का, यानी कम अपवर्तनांक का माध्यम अंदर की ओर भरा होता है। देखते हैं प्रकाशिक तंतु पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना पर आधारित एक युक्ति है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछा जाता है कि प्रकाशिक तंतु किस पर आधारित है, तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन को याद रखना है, इस पर ही आधारित होता है। आगे बढ़ते हैं। जिसकी सहायता से एक प्रकाश सिग्नल को एक स्थान से दूसरे स्थान तक बिना ऊर्जा ह्रास के प्रेषित किया जाता है। यानी प्रकाश सिग्नल को भेजने में इसका काम है, और काम में क्या होता है, जब भेजते हैं तो कोई भी ऊर्जा ह्रास नहीं होता, यानी ऊर्जा क्षय नहीं होता है, ये चीज़ ध्यान रखना, इसीलिए इसका प्रयोग किया जाता है। अब कार्यविधि देख लेते हैं। कार्यविधि क्या कहते हैं? जब प्रकाश की किरण तंतु के एक सिरे पर छोटे कोण पर आपतित होती है तो यह वायु से क्वार्ट्ज में अपवर्तित होती है। यानी बाहर वायु, अंदर क्या है, क्वार्ट्ज है, तथा क्वार्ट्ज लेपन अंतरापृष्ठ पर क्रांतिक कोण से बड़े कोण पर आपतित होती है। जो क्रांतिक कोण से बड़े कोण पर आपतित होगी तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना होगी, ये भी जानते हैं, तो पूर्ण परावर्तित हो जाती है। देखिए, जब भी कोई प्रकाश किरण क्रांतिक कोण से बड़े कोण पर आपतित होगी तो वह पूर्ण परावर्तित हो जाएगी, यह घटना कहलाएगी पूर्ण आंतरिक परावर्तन। परावर्तित किरण पुनः विपरीत फलक पर, आपको बताए भी थे, विपरीत फलक पर क्रांतिक कोण से बड़े कोण पर आपतित होती है तथा पूर्ण परावर्तित होती रहती है। यानी जब भी प्रकाश किरण किसी पृष्ठ पर आपतित होगी तो आपतन कोण उसका होगा, जो आपतित होने का, वो क्रांतिक कोण से बड़ा होगा। यह प्रक्रिया बार बार दोहराई जाती है। आगे आते हैं। इस प्रकार प्रकाश किरण बार बार पूर्ण परावर्तित होती हुई पाइप के दूसरे सिरे पर पहुंचती है तथा अंतरापृष्ठ पर क्रांतिक कोण से कम कोण पर आपतित होकर बाहर निकल। अब कम कोण पर इसलिए बाहर निकलेगी आपतित होकर, अगर अधिक कोण पर हुई तो फिर उसी में आ जाएगी। तो अब जब आपतित होगी जाके तो क्रांतिक कोण से कम कोण पर आपतित होगी। अब बाहर माध्यम है विरल, तो अविलंब से थोड़ा दूर हट के निकलेगी जाकर। अतः इस युक्ति से बिना ऊर्जा ह्रास के प्रकाश सिग्नल को प्रेषित किया जाता है। ठीक, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखें बिल्कुल। आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 खा पर। क्या दिया गया है? एक धातु का कार्य फलन दिया गया, यानी किसका मान दिया गया है, W का, 2.5 गुणा 10⁻⁻19 जूल। देखिए, जो कार्य फलन होता है वो एक प्रकार की ऊर्जा ही होती है, इसलिए जो ऊर्जा का मात्रक वही कार्य फलन का मात्रक, तो यहाँ भी जूल हो गया है, माइनस का 19 जूल। इस धातु से इतने हर्ट्ज आवृत्ति, देखिए हर्ट्ज मात्रक किसका है, आवृत्ति का। आवृत्ति को क्या लिखते हैं, प्रकाश के क्वेश्चंस को जब भी करें तो आवृत्ति को न्यू से लिखें, तो न्यू बराबर कितना हो जाएगा, 6 × 10⁻14 हर्ट्ज। प्रकाश कण पुंज डाला जाए तो स्तंभ विभव ज्ञात कीजिए, यानी स्टॉपिंग पोटेंशियल ज्ञात करना, यानी ऐसा विभव जब इनका उत्सर्जन रुक जाए उसको ज्ञात करना। ठीक, आते हैं। आइंस्टीन की प्रकाश वैद्युत समीकरण से, आइंस्टीन की प्रकाश वैद्युत समीकरण क्या है, E के बराबर होता है h न्यू माइनस में W जाकर। E के क्या होती है, उसकी गतिज ऊर्जा, W क्या होता है, कार्यफलन होता है, H प्लांक नियतांक होता है, न्यू क्या होता है, आवृत्ति होती है। याद कर लें ये वाला समीकरण। ठीक, अब E के को ही हम क्या लिख सकते हैं, EV0। E इलेक्ट्रॉन का आवेश हो गया, V0 होता है यही स्तब्ध पोटेंशियल या विभव होता है। तो मान हमको किसका चाहिए, V0 का चाहिए, V0 का चाहिए, E के की जगह रख देते हैं EV0 h न्यू माइनस का W। मान V0 का चाहिए तो V हो जाएगा ये h न्यू माइनस W, E कहाँ चला जाएगा, डिवाइड में चला गया। H का जो मान होता है, H का मान होता है 6.63 मल्टीप्लाई 10⁻⁻34 होता है, तो -34 लिख दिए हैं। न्यू हमको दिया ही गया है, W हमको दिया ही गया है, E होता है इलेक्ट्रॉन पर आवेश, इसका भी मान रखती है। जब हल करेंगे जाकर तब आ जाएगा V0 = 0.9125 वोल्ट जाकर।
मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर। प्रश्न संख्या कौन सी दी गई? 4 दिया गया है। वायु शेवर्ट नियम की व्याख्या कीजिए तथा वायु शेवर्ट समीकरण की सहायता से म्यू नॉट का मान निकालिए। ठीक, आते हैं, यानी पहले वायु शेवर्ट का नियम बताना है, फिर म्यू नॉट का मात्रक निकाल देना और कुछ नहीं करना है। अब देखिए, वायु शेवर्ट का नियम कक्षा 10 में भी पढ़ के आए हैं और कक्षा 12 में भी है। मोस्टली सिलेबस कक्षा 10 का कक्षा 12 में होता है, इसलिए कक्षा 10 को ध्यान से पढ़ना चाहिए ताकि 12 में उस चीज़ का प्रयोग हो सके। वैज्ञानिक वायु शेवर्ट ने धारावाही चालक के लघु अवयव डेल्टा एल के कारण किसी बिंदु पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र डीवी के बारे में बताया था, जो कि निम्न कारकों पर निर्भर करता है। यानी उन्होंने बताया था कि कोई धारावाही चालक है, उसका कोई लघु अवयव हो जिसकी लंबाई कितनी है? डेल्टा एल है। जब छोटी लंबाई का अवयव है तो कम चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करेगा। मान लीजिए चुंबकीय क्षेत्र कौन सा है? डीवी है। तो बताया था ये डीवी निम्न बातों पर निर्भर करता है। अब देखते हैं कौन कौन सी बातें हैं। पहला, यह चालक में प्रवाहित धारा के अनुक्रमानुपाती, यानी चालक में जो धारा बह रही उसके अनुक्रमानुपाती होता है, प्रोपोर्शनल होता है। तो डीवी समानुपाती आई हो गया। समीकरण में इसको 1 डाल दिए। आते हैं दूसरे पे। यह चालक के उस अवयव की लंबाई डीएल के अनुक्रमानुपाती होता है। तो डीवी समानुपाती क्या हो जाएगा? डीएल। वहाँ डेल्टा एल लिया है तो डेल्टा एल को हम डीएल भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, दोनों का मतलब स्मॉल ही है। अगला, यह अवयव की लंबाई तथा अवयव को पी से मिलाने वाली रेखा के बीच बनने वाले कोण थीटा की ज्या के अनुक्रमानुपाती होता है। यानी जो ये कोण दिया गया है, ये कोण यानी ये लंबाई है उसकी, और इसको किस पी बिंदु से मिलाने वाली रेखा है उनके बीच जो कोण बनेगा इस थीटा की ज्या के यानी साइन थीटा के अनुक्रमानुपाती होता है जाकर। ठीक, एक धारावाही चालक होगा, इसमें आई धारा प्रवाहित हो रही है, इसका एक सूक्ष्म अवयव कौन सा है? डी एल या डेल्टा एल लंबाई का है। यहाँ से स्मॉल आर दूरी पर थीटा कोण पर एक बिंदु पी है जहाँ पर हमको चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है। माना चुंबकीय क्षेत्र कितना है? डी वी वेक्टर है। अब आते हैं चौथे इसका नियम पर। चौथा नियम दिया गया है, यह बिंदु की अवयव से दूरी r के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी dv समानुपाती कितना हो जाएगा? 1/r²। समीकरण नंबर आता है 4 जाके। अब कुछ नहीं करना है, चारों समीकरण को मिला देना है। देखते हैं। अब देखिए, जब चारों समीकरण को मिलाएंगे तो dv समानुपाती हो जाएगा। i समानुपाती था, dl समानुपाती था, साइन थीटा समानुपाती, जितने समानुपाती वाले वो ऊपर लिख लेते हैं। r² व्युत्क्रमानुपाती था, उसको नीचे लिख लेते हैं। अब फिजिक्स में ध्यान रखना है, जब जब समानुपाती का चिन्ह हटेगा, प्रोपोर्शनल का चिन्ह हटेगा, तो कोई ना कोई नियतांक जरूर आता है। अब यहाँ चुंबकीय क्षेत्र की बात है तो जो नियतांक आएगा वो चुंबकीय क्षेत्र की चुंबकशीलता से रिलेटेड आएगा जाकर, यानी μ0/4 में 4 पाई। यहाँ ये नियतांक लेते हैं। आई डी एल साइन थीटा अपान में r² है और μ0/4 में 4 पाई का मान होता है 10⁻⁷ न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर। याद रखना, न्यूमेरिकल में बहुत पूछा जाता है। जहाँ μ0 को निर्वात की चुंबकशीलता कहते हैं। किसकी कहते हैं? निर्वात की चुंबकशीलता कहते हैं। आप देखिए, मात्रक किसका निकालना है? μ0 का मात्रक निकालना है। मात्रक किसका निकालना है? μ0 का मात्रक निकालना है। तो dv बराबर μ0/4 में 4 पाई मल्टीप्लाई आई डी एल साइन थीटा अपान में r²। जिसका मात्रक निकालना है उसको एक साइड कर लीजिए, बाकी सबको एक साइड कर लेते हैं। अब 4 पाई r² ये भाग में इधर जाकर गुणा में हो जाएंगे, तो 4 पाई r²। आई डी एल साइन थीटा यहाँ पर किस में है? गुणा में है, इधर जाके भाग में पहुँच जाएंगे, भाग में पहुँच जाएंगे।
अब देखिएगा कांस्टेंट का कोई मात्रक होता नहीं है, जो सदिश राशियां होती हैं, जो चर राशियां होती हैं, जो वेरिएबल होते हैं, उनका ही मात्रक होता है। तो 4 पाई का कोई मात्रक नहीं होगा। डी बी, बी क्या है? चुंबकीय क्षेत्र, तो न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर हो गया चुंबकीय क्षेत्र। आर स्क्वायर तो यानी मीटर स्क्वायर हो गया। आई विद्युत धारा एम्पियर हो गया। डी एल लंबाई है, मीटर हो गया है। साइन थीटा नियतांक है, तो इसका कोई मात्रक होगा नहीं। अब मीटर, नीचे मीटर, मीटर मिलकर कितना हो गया? मीटर स्क्वायर, और मीटर स्क्वायर से कट गया तो ऊपर क्या बचेगा? न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर जाकर। याद रखेंगे, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। प्रश्न संख्या 4 घा दिया गया है 1.732 अपवर्तनांक से बने समबाहु त्रिभुज के लिए अल्पतम विचलन कोण का मान ज्ञात कीजिए। इस विचलन के लिए आपतन कोण क्या होगा जाकर। एक तो अल्पतम विचलन कोण का मान निकालना है, यानी क्रोनिकल डेल्टा एम, ये निकालना है। दूसरा क्या है? इस विचलन के लिए आपतन कोण, आपतन कोण को क्या लिखते हैं? आई, इसका मान निकाल, नोट कर लेते हैं। अपवर्तनांक दिया गया है 1.732, क्रोनिकल डेल्टा एम यानी अल्पतम विचलन कोण का मान निकालना है, आपतन कोण आई का मान निकालना है। ए बराबर होगा 60 डिग्री। कैसे होगा? समबाहु त्रिभुज है तो सभी भुजाएं बराबर होंगी। जब सभी भुजाएं बराबर होंगी तो प्रत्येक कोण कितना होगा? 60 डिग्री होगा। और जो कोण ए होता है इसको अपवर्तक कोण या प्रिज्म कोण कहते हैं। तो ये बीच का कोण होता है, ये वाला। तो ये वाला कोण कितना दिया गया? 60। तो ए बराबर यहाँ लिख लिए हम 60। सूत्र होता है n बराबर साइन क्रोनिकल डेल्टा एम प्लस में ए अपान में 2 होता है, और साइन ए अपान में 2 होता है। प्रिज्म में ये दो ही सूत्र हैं, इनको याद कर लेना है अच्छी तरह से। मेन सूत्र यही है। n का मान कितना दिया है? 1.732, या फिर इसको √3 भी लिख सकते हैं। तो यहाँ √3 लिख दिया है बराबर। साइन रहा डेल्टा एम, ऐसे रहने दीजिए। ए का मान दिया है 60, भाग में 2 रहने दीजिए। यहाँ भी ए का मान कितना है? 60, तो 60/2 रख दिए। √3 रहा बराबर साइन डेल्टा एम प्लस में 60/2, नीचे कितना हो जाएगा? साइन 30 हो जाएगा जाकर। अब साइन 30 का मान कितना होता है? 1/2 जाकर। तो 1/2 अगली लाइन में, यहाँ भाग में जाकर गुणा में जाएगा, मान रख देते हैं 1/2 जाकर। एक बटे दो जब मान रख देंगे जाकर, तो यहाँ रहेगा साइन डेल्टा एम प्लस में 60 भाग में 2 जाकर। सही से इसको लिख लेते हैं। √3/2 बराबर में साइन डेल्टा एम प्लस में 60 भाग में 2। √3/2 ये मान होता है साइन में। भाई साइन मान इसलिए साइन छोड़ेंगे, और साइन में होता कितने डिग्री का होता है? तो 60 डिग्री का होता है। साइन 60 बराबर हो जाएगा साइन डेल्टा एम प्लस में 60 भाग में 2। साइन छोड़ दीजिए, तो 60 डिग्री बराबर हो जाएगा डेल्टा एम प्लस में 60 भाग में 2 हो जाएगा। 2 से यहाँ 2 भाग में है, यहाँ जाके गुणा में हो जाएगा। तो डेल्टा एम प्लस में 60 बराबर में 120 हो जाएगा। ठीक, डेल्टा एम बराबर हो जाएगा 120 माइनस का 60 को उधर ले आते हैं, तो घटाएंगे तो डेल्टा एम बराबर कितना हो जाएगा? 60 डिग्री हो जाएगा जाकर। ठीक, आगे आते हैं। आगे दिया गया है आपतन कोण कितना होगा। तो आपतन कोण आई बराबर होता है डेल्टा एम प्लस में ए अपान में 2 होता है, क्योंकि एन बराबर साइन आई अपान में साइन आर से तुलना कर लेंगे। अगर आर पूछा जाता कितना हो जाता, तो साइन a/2 यानी a/2 हो जाता। आई बराबर डेल्टा एम अपान में ए। देखिए इसलिए कर रहे हैं, तुलना इसकी करनी थी साइन आई अपान में साइन आर जाकर। तो साइन छोड़ देंगे, आई का मान कितना हो जाएगा? डेल्टा एम प्लस में ए अपान में 2, मान रख दीजिए। 60 प्लस में 60 भाग में 2 यानी 120/2 बराबर में कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा। तो आई बराबर कितना आ जाएगा? 60 है। यही आपतन कोण होगा। आते हैं
अगले क्वेश्चन पर। एक चुंबकीय क्षेत्र V के अंतर्गत L लंबाई की धात्विक छड़ को अपने तल में ओमेगा कोणीय वेग से घुमाया जाता है। ध्यान सुनिएगा, चुंबकीय क्षेत्र कितना है, V है, L लंबाई की छड़ है, धात्विक छड़, कोणीय वेग कितना है, ओमेगा से घुमाया जाता है। छड़ के सिरों के मध्य प्रेरित विद्युत वाहक बल का व्यंजन ज्ञात कीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लगभग हर साल पूछा जाता है किसी न किसी सेट में। आते हैं आगे। अब देखिए, एक L लंबाई की OP छड़ ले ली। क्या लिया, माना एक छड़ है जिसकी लंबाई L है, जाकर कितनी लंबाई है, L है जाकर। एक बिंदु इसका O है, दूसरा बिंदु क्या है, P है। अब O को केंद्र मानकर दूसरे सिरे को घुमाना शुरू करते हैं। देखिए, अपने एक सिरे O के परिता कोणीय वेग ओमेगा से एक समान चुंबकीय क्षेत्र V में क्षेत्र के लंबवत तल में घूर्णन कर रही है। ठीक, यह लंबाई की छड़ है जाकर O को केंद्र मान लिया उसने, या O के परिता घूम रही है। ठीक, कितने कोणीय वेग से, ओमेगा कोणीय वेग से घूम रही है, ओमेगा कोणीय वेग से घूम रही है। एक समान चुंबकीय क्षेत्र V जो दिया गया है उसके तल के लंबवत घूम रही है। ठीक, अब आगे आप देखते हैं। क्षण प्रारंभ में OP स्थिति पर है, प्रारंभ में क्षण कौन सी है, OP स्थिति पर है जाकर। अब डेल्टा थीटा कोण तय करने के बाद ये पहुंच जाती है OP डैश स्थिति में। किस में पहुंच जाती है, OP डैश स्थिति में जाकर पहुंच जाती है। हाँ, यह इस स्थिति से डेल्टा T समय अंतराल में डेल्टा थीटा कोण घूमकर नई स्थिति OP डैश में आ जाती है। ठीक, डेल्टा T समय लिया इसने घूमने में और डेल्टा थीटा कोण घूम गई तो पहुंच गई है OP डैश में जाकर। अब देखते हैं, डेल्टा T समय अंतराल में क्षण द्वारा घूमा गया क्षेत्रफल। क्षण ने कितना क्षेत्रफल घूम लिया। अब देखिए क्षेत्रफल कैसा, एक त्रिभुज बन रहा है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुणा में ऊंचाई। तो आधार कितना हो जाएगा, यानी P डैश ये आधार हो जाएगा, ऊंचाई किसी में से एक कोई ऊंचाई हो जाएगी जाकर, चाहे OP हो जाए चाहे OP डैश हो जाए, दोनों के मान बराबर है। अब PP डैश का मान कैसे मिलेगा, PP डैश का मान कैसे मिलेगा, तो कोण बराबर होता है, कोण बराबर होता है चाप अपान कितना हो जाएगा, त्रिज्या। ठीक, कोण कितना है, डेल्टा थीटा है, चाप कितना है, PP डैश है, त्रिज्या कितनी है, L, जो लंबाई है वही त्रिज्या बन जाएगी। तो PP डैश बराबर हो जाएगा L डेल्टा थीटा। यही हमने यहाँ पर लिखा हुआ है। आते हैं यहाँ पर, तो हो जाएगा बराबर में 1/2 OP और गुणा में कितना हो जाएगा, PP डैश हो जाएगा जाकर। आगे पहुँचते हैं। तो डेल्टा A बराबर हो जाएगा 1/2 L और गुणा में L डेल्टा थीटा, जाकर मल्टीप्लाई कर दीजिए, 1/2 L स्क्वायर डेल्टा थीटा हो जाएगा। समीकरण नंबर 1 डाल दी है। समीकरण नंबर कितना डालती है, 1 डालती है। क्षण के घूमने से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में पर, अब भाई देखिए क्षण घूम रही है, जब क्षण घूमेगी तो उसका चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा, जाके होगा कितना, तो डेल्टा फाई अपान में डेल्टा T हो जाएगा बराबर में डेल्टा ऐसे रहेगा। फाई का मान होता है VA, तो VA नीचे डेल्टा T रहेगा। V है ये बाहर निकल जाए क्योंकि इसमें परिवर्तन नहीं हो रहा है। और डेल्टा किसके साथ चला जाएगा, क्षेत्रफल के साथ, क्योंकि जब जब घूमेगा तो क्षेत्रफल बढ़ेगा या घटेगा जो भी होगा। तो VA रहेगा, क्षेत्रफल 1/2 है, निकाल चुके आंसर मान, L स्क्वायर डेल्टा थीटा है, नीचे कितना है, डेल्टा T है, जाकर 1/2 हो जाएगा, BL स्क्वायर हो जाएगा, डेल्टा थीटा अपान में डेल्टा T हो जाएगा जाकर। डेल्टा थीटा अपान में डेल्टा T हो जाएगा। डेल्टा थीटा अपान में डेल्टा T किसके बराबर होता है, ओमेगा या कोणीय वेग के बराबर होता है। देखिए कोणीय विस्थापन है, ये समय, कोणीय विस्थापन की समय के साथ परिवर्तन दर कोणीय वेग कहलाती है। तो 1/2 VL स्क्वायर ओमेगा हो जाए। फैराडे के नियम से, फैराडे का पहला नियम क्या कहता है,
जो प्रेरित विद्युत वाहक बल होता है वो फ्लक्स परिवर्तन की दर के बराबर होता है। तो E बराबर हो जाएगा डेल्टा फाई अपान में डेल्टा टी। E को क्या कहते हैं? छड़ के सिरों के मध्य प्रेरित विद्युत वाहक बल कहते हैं। डेल्टा फाई अपान डेल्टा टी का मान कितना निकला है? 1/2 BL स्क्वायर अपान में इंटू में ओमेगा जाकर, यही आंसर है। इसके आगे के क्वेश्चन की सीरीज नेक्स्ट वीडियो में आएगी। सेकंड पार्ट इसका ध्यान से पढ़ते रहें, सभी सीरीज आनी है, मैथ की भी, फिजिक्स की भी और हाई स्कूल विज्ञान की भी सीरीज आनी है। धन्यवाद।